नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से कक्षा 10वीं का तीसरा पाठ सेनापति के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर किसी भी कवि का कवि परिचय, पाठ परिचय एवं साहित्यिक परिचय पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। इसी क्रम में हम कवि सेनापति का जीवन परिचय देखते हैं। कवि सेनापति का जन्म विक्रम संवत 1616 में हुआ। ईस्वी संवत 1559 होंगे। एक मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर कि ईस्वी संवत से यदि हमें विक्रमी संवत निकालें तो कैसे निकालेंगे। आप ईस्वी संवत के अंदर 57 जोड़ दो, आपके विक्रमी संवत आ जाएंगे। 9 और 7 16, 1616 आ गया। अर्थात विक्रमी संवत के अंदर मतलब ईस्वी संवत के अंदर 57 जोड़ने पर विक्रमी संवत आते हैं। विक्रमी संवत के अंदर हुआ जन्म 1616 में। यह जाति से दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण थे। कवि सेनापति ने स्वयं को अनूप बस्ती का निवासी बताया है। अनूप बस्ती का निवासी स्वयं को बताते हैं। कवि सेनापति के पिता का नाम गंगाधर दीक्षित और पितामह कहते हैं दादाजी को। दादा का नाम परशुराम दीक्षित था। कवि सेनापति के विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। कुछ लोग सेनापति को कवि का उपनाम मानते हैं। कहने का अर्थ कि सेनापति, कुछ लोग विद्वान बताते हैं कि जो सेनापति है ये कवि का उपनाम है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ध्यान नहीं है। इनका मूल नाम अज्ञात है। कवि सेनापति का निधन भी अनिश्चित है। कवि सेनापति के निधन के बारे में भी किसी को पूर्णतया जानकारी नहीं है। इनका निधन भी अनिश्चित है। अब ये तो हुआ कवि सेनापति का जीवन परिचय। अब हम कवि सेनापति का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। अभी हम कवि सेनापति का साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं कि साहित्य के अंदर इनका क्या योगदान है। साहित्य में कवि ने किस प्रकार की रचनाएं की है वो सब हम देखते हैं। तो सेनापति रीतिकालीन कवि थे। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न खड़ा होता है कि रीतिकाल किसे कहते हैं। तो हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में 4 तरह के काल होते हैं। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, जिसमें वीरों के बारे में वर्णन है। दूसरा भक्ति काल, जिसमें हरि भक्त जो कवि हुए उनके बारे में अधिकतर लिखा गया। तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल जो वर्तमान में चल रहा है। रीतिकाल में मुख्यतः क्या होता है कि जो कवि होते हैं वो कवि किसी राजा के आश्रय में रहते हैं। किसी राजा के आश्रय में रहते हैं, राजा के दरबार में रहते हैं और राजा महाराजाओं की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं। वो सब रीतिकाल में आते हैं। तो कवि सेनापति भी रीतिकालीन कवि थे। अन्य रीतिकालीन कवियों की लिख से हटकर कवि ने मौलिक काव्य रचनाएं की हैं। लेकिन कवि सेनापति का एक गुण है, ये उनकी विशेषता है कि अन्य भी और भी रीतिकालीन कवि थे, जैसे आलम, बोध, घोषा, कविदेव, ठीक है, घोष। तो लेकिन कवि ने उनकी लिख से हटकर, जैसे वो कर रहे थे वैसा नहीं, उनसे हटकर के अपनी स्वयं मौलिक काव्य रचना प्रारंभ की। सेनापति जो वर्तमान में प्रसिद्ध है वो है प्रकृति वर्णन के लिए। पेड़ पौधे, हरियाली, कवि ने प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की
और लोकप्रिय भी रहे। प्रकृति की विभिन्न ऋतुओं का कवि ने सूक्ष्म निरीक्षण से पूर्ण यथार्थ चित्रण किया है। कवि ने प्रकृति की विभिन्न ऋतुओं, जैसे गर्मी की ऋतु है, सर्दी की ऋतु है, बसंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, हेमंत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, उन सब ऋतुओं का कवि ने सूक्ष्म निरीक्षण अर्थात बिल्कुल बारीकी से बारीक वर्णन किया है और उनको पूर्ण यथार्थ, जैसे हकीकत में वो उनका एक वास्तविक रूप प्रदान किया है। कवि ने रीतिकालीन परंपरा अनुसार नायिकाओं का नक्सिक वर्णन भी किया है। रीतिकाल के अंदर जो नायक नायिकाओं का वर्णन भी ये किया है। तो कवि ने ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत बात बता दी उसको छोड़ दिया, वो नहीं, उसका नक्सिक वर्णन पूरा का पूरा वर्णन कवि ने किया है। कविता में भाव प्रणवता, सेनापति की विशेषता है कि सेनापति की कविता में भाव प्रणवता यानी भाव उसके मुख्य होते हैं। मार्मिकता यानी बात को मार्मिक तरीके से यानी पाठकों तक पहुंचाया है, और चमत्कार का रोचक मिश्रण, और उसमें ऐसे ऐसे अलंकारों का भी प्रयोग किया है जिसमें काव्य में एक चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। सेनापति श्लेष अलंकार के प्रयोग में सिद्ध हस्त कवि माने गए हैं। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। हम आगे पढ़ेंगे कि अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्यान शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार में अभी हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अलंकार अनेक तरह के होते हैं, यमक है, श्लेष है, उपमा है, अनुप्रास है। तो हम उसको पढ़ेंगे जब हमारा इसके बाद जब उसमें हमारा पाठ आएगा उसमें। तो सेनापति ने श्लेष अलंकार क्या होता है कि श्लेष अलंकार काव्य में जब एक ही वर्ण के अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि व्याभिचारी चोर। तो यहाँ पर सुब्रन के 3 अर्थ निकल रहे हैं। कवि के लिए अलग है, व्याभिचारी के लिए अलग है, चोर के लिए अलग है। तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो सेनापति थे वो श्लेष अलंकार के प्रयोग में सिद्ध हस्त कवि यानी अपने आप में एक मजबूत कवि, उनके आगे कोई नहीं था, ऐसा माना जाता है। सेनापति ने राम भक्ति पर आधारित रचनाएं भी की है। भगवान राम पर रचनाएं भी लिखी है उन्होंने, जो भावुकतापूर्ण है, जो हमारे मन में एक भाव पैदा करते हैं, भाव उत्पन्न करते हैं। कवि की 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, सेनापति की 2 रचनाएं प्रसिद्ध है, उनके लिए सेनापति प्रसिद्ध माने गए हैं। एक तो है काव्य कल्पद्रुम, क्या नाम है? काव्य कल्पद्रुम। और दूसरा है कवित्त रत्नाकर के लिए कवि सेनापति प्रसिद्ध है। कवि सेनापति अलंकार संप्रदाय का अनुसरण भी किया। कवि ने जो अलंकार संप्रदाय उसका अनुसरण भी किया है। और सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। सेनापति की मुख्य भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा तुलसीदास, तो तुलसीदास जी अवधी भाषा के कवि थे। सूरदास जी को हमने पढ़ा था उससे पहले, वो ब्रज भाषा के थे। तो जो कवि सेनापति है उनके काव्य में ब्रज भाषा प्रमुख है, वो ब्रज भाषा के कवि हैं। अभी हम पाठ परिचय देखते हैं। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में 4 कवित हैं जो कवित रत्नाकर से लिए गए हैं, कवित रत्नाकर से संकलित हैं। प्रथम जो कवित है उसमें बसंत ऋतु का वर्णन है। जैसा हम सभी जानते हैं, बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहते हैं, ऋतुओं का राजा भी कहा गया है कि बसंत ऋतु का आने से फूल का खिलना, फूलों में हरियाली आना, उसका मनोहर दृश्य दिखना, उसका एक बहुत ही बढ़िया वर्णन किया है कवि ने। द्वितीय है ग्रीष्म ऋतु का वर्णन। गर्मी के ऋतु आने पर सूर्य का तपना, धरती का यानी तपना, धरती का आग की तरह जलना, कवि ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तीसरा कवि तो उसमें वर्षा ऋतु के श्रावण मास का वर्णन है कि बिजली चमक रही है, आकाश में जोरदार गर्जना हो रही है, फिर अपने पानी की बूंदे बारिश के रूप में आ रही है, उसे तपती धरती को शांति मिल रही है, फल फूल खिल रहे हैं, अपने किसानों के चेहरे में खुशी है। इस प्रकार का वर्णन किया है। और चौथे
और चतुर्थ और अंतिम जो कवि थे उसमें कवि ने शीत ऋतु का वर्णन किया है कि शीत ऋतु को एक बहुत ही खतरनाक ऋतु बताया है कि जैसे वो सब पर अपना अधिकार कर रही है, सब पर अपना रौब कर रही है और लोग उससे डर डर के अपने घरों में आ रहे हैं।